दोस्तों नमस्कार। जो राजनीति महाराष्ट्र में परवान चढ़ी है उसकी काट दिल्ली के पास है नहीं। दिल्ली ने जो दांव महाराष्ट्र को लेकर चला, शिवसेना टूट गई, एनसीपी बिखर गई और राजनीतिक तौर पर यह दांव बीजेपी के अनुकूल होगा यह मानकर चला जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे एक एक पग आगे बढ़ते हुए जब बीएमसी के चुनाव का वक्त आया, दिल्ली को इस बात का एहसास हो गया कि दरअसल मुंबई पर कब्जा करना आसान नहीं है और शिवसेना चाहे तोड़ दी गई हो, बावजूद इसके राजनीतिक तौर पर बीजेपी की अभी इतनी जमीन पुख्ता हुई नहीं है कि वो अपने बूते और वह भी अकेले चलते हुए महाराष्ट्र जीत ले, मुंबई जीत ले। और अब लोकसभा चुनाव के भीतर पहला बड़ा सवाल यही हो चला है कि जो बीजेपी 2014 में 2019 में 23 सीटें जीती थी, क्या वो 23 सीटें बचा पाएगी? और जिस मुंबई के भीतर शिवसेना की तूती आज से नहीं, बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक जीवन की शुरुआत के साथ रही, उस राजनीति में सेंध लगा पाने में क्या बीजेपी कामयाब हो पाएगी? देर देर रात रैलियों का होना, नुक्कड़ बैठकों का होना और उन इलाकों में उद्धव ठाकरे का जाना जहां इससे पहले वो कभी जाते नहीं थे, मुस्लिम बहुल इलाके में घुसकर, और वो धारावी के दौर का इलाका हो या फिर उन तमाम जगहों पर जहां पर यह काट मानी जाती रही कि शिवसैनिकों को वहां पर घुसने दिया नहीं जाएगा, उन जगहों पर भी रैली उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और समर्थन अगर लोगों का नारों की शक्ल में अभी लग रहा है तो जरा कल्पना कीजिए जब 20 तारीख को वोटिंग होगी तो क्या होगा। दरअसल दिल्ली ने यह कल्पना की नहीं थी कि राजनीतिक तौर पर उद्धव ठाकरे टूटने के बावजूद जनता के भीतर उनका कद उसी नॉस्टैल्जिया को या कहें उन्हीं भावनाओं के साथ जुड़ता चला जाएगा जहां बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर शिवसैनिक या कहें मुंबई के भीतर की गलियां अपने तौर पर हमेशा तैयार रही कि वह शिवसेना के साथ खड़ी है। लकीर खिंची जरूर, लेकिन इसका लाभ बीजेपी को हुआ। वह शिवसेना के साथ मिली तो मुंबई की 6 सीटों में से भी पिछली बार उसने 3 सीटों पर कब्जा कर लिया, लेकिन क्या इस बार एक भी सीट वह जीत पाएगी? एक सीट पीयूष गोयल की जरूर कही जा रही है, वह जीत जाएंगे, लेकिन सवाल वहां भी बहुत गहराया हुआ है। इन्हीं स्थितियों में एकनाथ शिंदे जो कहते हैं हम असली शिवसेना हैं, असल शिवसैनिक हैं, क्या वो अपने घर को भी बचा पाएंगे? ठाणे के इलाके में क्या उनकी सीट बच पाएगी? तो मुंबई तो दूर की गोटी हो चली है और किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पर खड़े होकर इतने कद्दावर तरीके से उभर कर आएंगे कि 10-20 नहीं बल्कि 20-30 सीटों का नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी को महाराष्ट्र की राजनीति में लग जाएगा। हालांकि अपने तौर पर जहां जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ रही है वहां पर सामने एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, कुछ सीटों पर बीजेपी भी सामने है। इसीलिए बीजेपी से टकराते हुए चुनाव जीतने की स्थिति बहुत कम है, 2-4 सीटों का ही जिक्र है। लेकिन उससे हटकर कांग्रेस और एनसीपी को लाभ उन जगहों पर बाखूबी हो रहा है जहां पर अजीत पवार हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे हैं और जहां पर बीजेपी मौजूद है। और जानकर हैरत होगी कि अपने सर्वे में बीजेपी ने, जो कि अलग अलग फर्मों के जरिए कराया गया है, इस देश के भीतर में सिर्फ महाराष्ट्र ही एक ऐसी जगह है या महाराष्ट्र ही एकमात्र राज्य है जिस पर लाल बत्ती जला दी गई है। यानी महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है बीजेपी के लिए जहां हो सकता है उसका सूपड़ा साफ हो जाए। और इसको बता पाने वाली जो सर्वे की टीम है वह भी कह नहीं पाई और उसे लगने लगा कि इस दौर में दरअसल वोट का परसेंटेज अगर कम हो रहा है तो वो या तो बीजेपी के हक से बाहर है या फिर उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा नहीं है। उसका एक अपना गणित है, वह भी आज बताया जाएगा। लेकिन 2 सवाल सबसे पहले, क्या वाकई बीजेपी की मौजूदगी बिना शिवसेना के महाराष्ट्र में नहीं के बराबर है? यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वाकई उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्र की राजनीति में एक नायक के तौर पर उभर रहे हैं और इस उभरने की प्रतिक्रिया के स्वरूप यह माना जा रहा है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो इसी चेहरे के आश्रय समूचा इंडिया गठबंधन उनके पीछे खड़ा होगा। इन दो सवालों के अक्स तले हमें लगता है कि मुंबई की सड़कों पर रात के अंधेरे में अलग अलग रैलियों के जरिए उद्धव ठाकरे जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, उन इलाकों में जाकर जिन इलाकों से 36 का आंकड़ा शिवसेना का रहा, शिव सैनिकों का रहा और बाला साहब ठाकरे के दौर में वह इलाके निशाने पर रहे, उन इलाकों में जाकर क्या जिक्र और कैसे जिक्र कर रहे हैं, बात आज इसी से शुरू की जाए। धारावी के जो लोग हैं उनको लेके जा रहे सॉल्ट पैन मुलुंड में, के जेब में डाल रहे अडानी, धारावी अडानी कड़े पूरा टीडीआर निकला है, उन्होंने पूरी मुंबई अडानी के मुंह में डाल रहे हैं। बांद्रा रेक्लेमेशन में जो एमएसआरडीसी का ऑफिस है वो भी जमीन अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, धारावी अडानी को, सब अडानी को। और यहां के जितने सारे उद्योग थे वो कहां लेके गए? गुजरात। मुंबई में तकरीबन 25% मुस्लिम वोटर है और राजनीतिक तौर पर शिवसेना और बीजेपी जब एक साथ चुनाव लड़ती रही तो यह एक ऐसा गठबंधन था जिसने महाराष्ट्र की सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। कोई भी कह सकता है कि सिर्फ हिंदुत्व के आश्रय शिवसेना और बीजेपी मिलकर कैसे पूरे महाराष्ट्र पर बीते 10 बरस में कब्जा करती चली आई, लेकिन 10 बरस के बाद वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें संकट बीजेपी के सामने है लेकिन शिवसेना के सामने यह संकट क्यों नहीं है? जरा इसको समझने के लिए पहली बात तो यह समझनी होगी कि महाराष्ट्र में 25 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी, 2014 में भी और 2019 में भी। 25 में से 23 सीटों पर उसे जीत मिली। दोनों वक्त उसका वोट का परसेंटेज 27-27.5% के इर्द गिर्द था। शिवसेना भी 23 सीटों पर 2014 में और 2019 में चुनाव लड़ती है। 18 सीटों पर दोनों वक्त उसको जीत मिलती है और दोनों वक्त, एक वक्त 21% 2019 में और उस 2019 में 23% और 2014 में 21% वोट उसको मिलते हैं। यानी यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन रहा जो 50% वोट को छू लेता, इसके बाद कोई कहां बचेगा। लेकिन अब शिवसेना ने एक लकीर टूट कर खींच डाली और उस टूट के पीछे बीजेपी रही, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। राज्यपाल की भूमिका गैर कानूनी, असंवैधानिक रही, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी, यह भी किसी से छुपा नहीं है। चुनाव आयोग ने बकायदा चुनाव चिन्ह और बाला साहब ठाकरे तक को एकनाथ शिंदे के हवाले कर दिया, यह भी किसी से छुपा नहीं है। और इन बातों का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे जब मुंबई की गलियों में अलग अलग रैलियों के आश्रय इस बात का जिक्र करने लगे कि क्या क्या उनका चुरा लिया और उस आधार पर यह सत्ता में लौटना चाहते हैं, तो मुंबई का सच क्या है? मुंबई की 6 सीटों में से 3 पर बीजेपी जीती थी पिछली बार। वो मुंबई नॉर्थ की सीट थी, वो मुंबई नॉर्थ ईस्ट की सीट थी और वो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सीट थी और बाकी 3 सीटों पर शिवसेना जीती थी। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना या बाला साहब ठाकरे के नाम पर मुंबई पर कब्जा कर सकते हैं और बिना बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे या उस शिवसेना के बगैर क्या बीजेपी चुनाव जीत सकती है मुंबई के भीतर में? यह मुश्किल सवाल इस दौर में सबसे बड़ा है। और इस दौर में अभी तक जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो ये बता रही है कि चाहे मुंबई साउथ हो, मुंबई नॉर्थ वेस्ट हो और मुंबई नॉर्थ ईस्ट हो, इन तीनों सीटों पर शिवसेना का पलड़ा इतना भारी है कि कहीं भी एकनाथ शिंदे हो या बीजेपी हो टिक पाने की स्थिति में नहीं है। इन 3 जगह में से एक नॉर्थ ईस्ट में ही बीजेपी का उम्मीदवार सामने है, बाकी दोनों जगहों पर तो वहां पर शिंदे गुट का शिवसेना सामने है। लेकिन कहां पर क्या वाकई शिवसेना बिल्कुल साफ हो गई जो एकनाथ शिंदे के पास है? तो एक सीट पर चुनौती देने की स्थिति में वह साउथ सेंट्रल में जरूर है जहां पर राहुल शेवाले खड़े हैं। इसके अलावे किसी भी सीट पर मौजूदगी किसी की नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपने तौर पर वर्षा गायकवाड़ के साथ, बीजेपी के उम्मीदवार पीयूष गोयल बड़े मायने रखते हैं और यह सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। लेकिन जरा इसके आश्रय भी जब आप परीक्षण करना शुरू करेंगे
तो मुंबई के भीतर और महाराष्ट्र के भीतर या पश्चिमी महाराष्ट्र में खास तौर से मुंबई समेत सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो कुछ मुंबई से लूट का गया इस दौर में, जो कुछ शिफ्ट कर दिया गया गुजरात में, इस दौर में एक बड़ी लकीर शिवसेना ने यह कहकर खींच डाली कि दरअसल बीजेपी तो सब कुछ हथिया रही है महाराष्ट्र का, कुछ गुजरात ले जा रही है, कुछ अपने मित्रों को देते चली जा रही है। खुलेआम मुंबई को लूट रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री था, महाविकास आघाड़ी, सब नसीम भाई और राष्ट्रवादी और कांग्रेस सारे लोग मेरे साथ थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मुंबई की ओर तिरछी नजर करके देखने के लिए, ना महाराष्ट्र की ओर। और मैंने तो आपको वचन दिया है, अपनी सरकार तो जरूर आएगी, इंडिया आघाड़ी की सरकार जरूर आएगी। और जैसे वहां दिल्ली में अपना प्रधानमंत्री बैठेगा, मैं आपको वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं, जितना लूटा हुआ मुंबई और महाराष्ट्र का वैभव है, मैं वापस मुंबई और महाराष्ट्र को दे दूंगा। आपके आंखों के सामने आपकी रोजी रोटी छीन कर वो लेके जा रहे हैं। मेरी गुजरात से कोई दुश्मनी नहीं है, गुजरात भी मेरा है। मुंबई में कई सालों से बहुत सारे गुजराती परिवार रहते आए हैं। जैसे दूध में शक्कर मिलाते हैं, वैसे वो हम मिलजुल कर रहे हैं। मोदी जी, आप हमारे बीच में नमक क्यों छिड़क रहे हैं? बताओ, आप क्यों नमक छिड़क रहे हो? दरअसल दिल्ली में बैठे हुए मोदी शाह इस बात को पकड़ नहीं पाए कि जब चुनाव होगा तो किन किन बातों का जिक्र किस किस तर्ज पर होगा, और अपने बूते बीजेपी क्यों महाराष्ट्र में नहीं घुस पाई और उसे गठबंधन के लिए शिवसेना की जरूरत पड़ी। बकायदा उस गठबंधन की पहल में तो बड़े बड़े कद्दावर नेताओं की पहल रही। वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, वो नितिन गडकरी हो, उस दौर में प्रमोद महाजन हो, सभी तो उस चौखट पर पहुंचे थे और उस पर आशीर्वाद आरएसएस का भी रहा। तो ऐसे दौर में बिल्कुल अपने बूते बीजेपी अगर चुनाव मैदान में है तो मुंबई की सबसे सुरक्षित सीट जो मुंबई नॉर्थ की है, जहां पर इस बार पुराने सांसद को बदलकर और किसी को नहीं पीयूष गोयल को उतारा गया, जो मोदी सरकार में सबसे लाडले मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, तो क्या पीयूष गोयल के लिए यह राह आसान है? दरअसल बीजेपी है या नहीं, टिकेगी या नहीं, फैसला इस मुंबई नॉर्थ की सीट पर होना है जहां पर पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। इस इलाके के भीतर अलग अलग तरीके से पकड़ें तो बीजेपी के अनुकूल इसलिए है क्योंकि कुल 40 पार्षदों का यह इलाका, उसमें से लगभग 28-30 पार्षद बीजेपी के हैं। 6 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, उसमें से 4 बीजेपी के विधायक है, बोरीवली, कांदिवली ईस्ट जो है, दहिसर है, चारकोप है, और इसके अलावे 2 सीट जो बचती है वो भागा ठाणे और मलाड वेस्ट जो है वो कांग्रेस और शिवसेना के पास थी। लेकिन यहां की परिस्थिति में मराठी समुदाय 32% है। मराठा आंदोलन ने एक लिहाज से सरकार की चूल्हे हिलाई, रास्ता निकला नहीं, और इन सब के बीच वहां पर गुजराती और राजस्थानियों की मौजूदगी तकरीबन 28% है। जो मुस्लिम है वो सिर्फ 9% है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर में, और इस तादाद में उत्तर भारतीय 20% है, जो बड़ा मायने रखता है। और यहां पर यह सवाल हुआ, वह उत्तर भारतीय लगातार इस डर से रहा जब एमएनएस ने अपने फन खाड़े, एमएनएस के निशाने पर यानी राज ठाकरे के निशाने पर उत्तर भारतीय आए। संयोग से राजनीति देखिए कैसे करवट लेती है कि एमएनएस बीजेपी के अनुकूल हो गई, राज ठाकरे बीजेपी के साथ चले गए। चुनावी प्रचार में वह उनके बारे में गुणगान करते हैं। उत्तर भारतीय जो 20% है, एक लगा से लंबी पूरी कतार है उत्तर भारतीयों की, जो कि आप वहां देखिए, कांदिवली देखिए, मलाड देखिए, गोरेगांव देखिए, मालवाणी का इलाका देखिए, पोईसर का इलाका देखिए, यहां पर फैले हुए हैं और इन इलाकों में एमएनएस का खौफ रहा है एक वक्त। अगला सवाल यह है कि अगर शिवसैनिकों का वोट ट्रांसफर हो गया तो चूंकि मुंबई वेस्ट में, मुंबई नॉर्थ में बीजेपी के सामने कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जो कि जिनका जन्म जो है उसी इलाके में हुआ, खुद को भूमिपत पुत्र कहते हैं, वहां के मुंबईकर हैं, खुद को कहते हैं भूषण पाटिल। अगर ये वोट ट्रांसफर हो जाता है तो मुश्किल हो जाएगी अपने तौर पर पीयूष गोयल के सामने। और जो एम का समीकरण है वो मुस्लिम भी है, और एक लिहाज से अगर इस बात को समझा जाए कि वहां पर जो मुस्लिम के साथ साथ जो उत्तर भारतीय हैं वह किस दिशा में जाएंगे, यह एक
बड़ा सवाल है और इन सब के बीच छौंक लगाता है एम शब्द मराठा के जरिए। तो मुंबई का किंग कौन, अगर यह सवाल उठेगा तो शिवसेना की राजनीतिक जमीन यहां पर पुख्ता कम से कम अभी नजर आ रही है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो अलग अलग पॉकेट्स में जा जाकर अपने तौर पर उद्धव ठाकरे बता रहे हैं कि दरअसल हमें नकली कहते हैं और हमारा सब कुछ ले लेते हैं और किसी नकली को सौंप कर कहते हैं वो असली है। ऐसे में निशाने पर, मोदी शाह के निशाने पर हर रैली में कोई दूसरा नेता नहीं, कोई दूसरी पार्टी नहीं, शिवसेना ही निशाने पर, उद्धव ठाकरे ही निशाने पर। और वो बात करते करते बाला साहब ठाकरे को भी अपने साथ करने की जरूरत किसी दूसरे को नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ जाती है कि अगर महाराष्ट्र में यह मैसेज चला जाए कि बाला साहब ठाकरे की वह शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं, तो उन्हें लाभ होगा, अन्यथा बंटाधार। साथियों, ये नकली शिवसेना नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी, क्योंकि बाला साहब जी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है, उस दिन शिवसेना समाप्त कर दूंगा। मतलब हम नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है। दरअसल मोदी सीधे तौर पर शिवसेना या उद्धव ठाकरे को निशाने पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2019 के चुनाव में जहां जहां शिवसेना जीती थी, वो शिवसेना की सीट उद्धव ठाकरे के हिस्से में उन्हें जाती हुई दिखाई दे रही है। और जहां पर बीजेपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ है, मसलन जलगांव की सीट लीजिए, सांगली की सीट लीजिए, वहां पर भी शिवसेना जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो राजनीतिक तौर पर शिवसेना को खारिज किए बगैर बीजेपी अपनी जमीन ना बचा पाएगी, ना मजबूती के साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी को कोई साथ दे पाएगी। हालांकि यहां पर एक संकट जरूर है, एक बड़ी तादाद में वोट बैंक जो कांग्रेस और एनसीपी का था, उसमें आप कह सकते हैं मुस्लिम तबका भी, वो बड़ा तबका शिफ्ट हो रहा है अपने तौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में। लेकिन जो कोर वोटर शिवसेना का था, जिसने बरसों बरस तक उस राजनीति को साधा जहां एक तरफ मुस्लिम और दूसरी तरफ शिवसैनिक, वह कोर वोटर घर से बाहर नहीं निकल रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी शिवसेना वो किसे दे, वह एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना मानता नहीं है। बाला साहब ठाकरे के जरिए उनके पुत्र उद्धव ठाकरे को लेकर रुचि जागती है, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक तनाव जो महाराष्ट्र की राजनीति का हिस्सा रहा और उसको बहुत ही बाखूबी तरीके से बीजेपी और शिवसेना ने चुनावी जीत के लिए 2019 तक जो भी लकीर खींची, एक झटके में वो लकीर मिट नहीं पा रही है। इसीलिए बीजेपी का अंदरूनी सर्वे इस बात पर आकर टिक गया है और वो रेड जोन पूरे महाराष्ट्र को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसे लगने लगा है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट है, अगर वो बीजेपी के हक में गिर रहा है तो फिर बीजेपी का सुपड़ा साफ, अगर वह शिवसेना के हक में नहीं जा रहा है तो फिर बीजेपी चुनौती देने की स्थिति में। यानी राजनीतिक तौर पर बीजेपी पुख्ता तरीके से बिना उद्धव ठाकरे या बिना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के बगैर एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी है, तो क्या उसे लाभ मिल जाएगा? यह उलझी हुई पहेली हो गई है। और इसका लाभ वोट ट्रांसफर का हिस्सा जो है, अगर वो वोट ट्रांसफर हो रहा है तो फिर बड़ी मुश्किल यह है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से हो सकता है अपने तौर पर बीजेपी सिमटते सिमटते सिंगल डिजिट में आ जाए और उसके तमाम सहयोगी यानी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों मिल जाएं तो भी वह सिंगल डिजिट में ही रहे। और शायद यही वो वजह है कि ऐसे मौके पर महाराष्ट्र में चूंकि 20 तारीख को वोटिंग होनी है
आखिरी चरण की वोटिंग है। 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। उन 13 में से 7 सीटों पर शिवसेना जीती थी, 6 सीट पर बीजेपी जीती थी। ये 13 की 13 सीटें अगर गायब हो जाएंगी तो कितना बड़ा झटका होगा। इसीलिए ध्यान दीजिए, तो सेकुलरिज्म को या सांप्रदायिकता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं, जो अपने तौर पर हिंदुत्व की पटरी को छोड़कर सेकुलर हो गए और अब उन्हें डर लगने लगा है कि अगर इस बात का जिक्र नहीं किए कि हम कॉमनल नहीं हैं, कॉमनल आप थे, आपकी वजह से हिंदू मुस्लिम हो रहा था, हमारी वजह से नहीं हो रहा था, तो अलग अलग रैलियों में अब इसका खुले तौर पर जिक्र करने से खुद प्रधानमंत्री मोदी चूक नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है शिवसेना अलग है और शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी खड़ी है। राजनीतिक तौर पर यह ऐसा कॉकटेल है जो कि समूची राजनीतिक जमीन एक झटके में महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी की छीन सकता है। तो ऐसे में ऐसे भाषण देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है। आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। महाराष्ट्र के आखिरी चरण से ऐन पहले ऐसे भाषणों का एक खास महत्व है, क्योंकि इससे पहले के चरणों में चाहे वो पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की राजनीतिक जमीन हो, चाहे कोंकण का इलाका हो, उत्तर महाराष्ट्र का इलाका हो, मराठवाड़ा का इलाका हो, विदर्भ का इलाका हो, या फिर इन सब से हटकर अगर मौजूदा वक्त में मुंबई और उससे सटी हुई परिस्थिति में देखिए, चाहे वो ठाणे हो, चाहे वो पालघर हो, चाहे वो कल्याण हो। अगर कल्याण की एक सीट छोड़ दीजिए जहां पर श्रीकांत शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं, उससे हटकर किसी भी जगह पर एकनाथ शिंदे की राजनीति को साध पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया कि साथ खड़े होकर कैसे जिता दें। और दूसरा सवाल अजीत पवार के एनसीपी का हो गया कि राजनीतिक तौर पर चाहे वो भिवंडी का इलाका हो अपने तौर पर, जहां पर मौजूदगी इस बार शरद पवार की ज्यादा मजबूत है, जो कि वहां पर बीजेपी पिछली बार जीती थी। पालघर के भीतर उद्धव ठाकरे मजबूत नजर आ रहे हैं। नासिक के भीतर भी उद्धव ठाकरे की मौजूदगी है, जहां पर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे कि नकली शिवसेना है। ये सारे सवाल बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार 3 नए सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल, पहली बार हिंदू और मुस्लिम वोट आमने सामने बिल्कुल नहीं है। पहली बार शिवसेना का वोट बैंक बीजेपी के साथ खड़े होकर यह कहने की स्थिति में नहीं है कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, या फिर वो मानकर चल रहा है कि हिंदू वोट काफी होंगे, तो उसकी राजनीति भी मिक्स कर गई है। तीसरी तौर पर बीजेपी जिन आधारों पर महाराष्ट्र में अपनी जमीन को पुख्ता कर रही थी, उसकी असल परीक्षा का वक्त अब सामने आकर खड़ा हो गया है। और इन तमाम परिस्थितियों के समानांतर जो 2-3 मुद्दे जिस पर बीजेपी ने रेड कारपेट डाली हुई और कोई जिक्र नहीं करता है, वो महंगाई और बेरोजगारी का सवाल इतना बड़ा है मुंबई जैसे शहर में। और मुंबई तो एक ऐसा शहर है जहां पर बड़ी तादाद में नौकरी की खोज में ही उत्तर भारतीयों का रेला दर रेला आ रहा है। और इस दौर में बीजेपी सिर्फ इस बात से खुश नजर आ रही है कि देखिए रेला दर रेला गर्मियों की छुट्टी में वापस लौट रहा है, जो उत्तर भारतीयों का है, तो वोट कम हो जाएंगे इस बार जो शिवसेना के हक में पड़ते या फिर कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहने पर उनके साथ पड़ जाते, या फिर एमएनएस का विरोध करते हुए बीजेपी से खिसकते, वह वापस लौट रहे, इसी की खुशी है। तो राजनीति की कितनी महीन लकीर महाराष्ट्र की राजनीति में खतरे की घंटी बीजेपी के लिए बजा चुकी है, यह उसके अपने इंटरनल सर्वे का जिक्र हो, आरएसएस के जरिए जिस हिंदुत्व का जिक्र महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को साथ लेकर किया गया, और कई जिलों में तो बकायदा शिवसैनिकों के साथ मिलकर संघ ने अपने आप को खड़ा पाया, वो एक झटके में सब कुछ छिन गया। और यही असर
विदर्भ और नागपुर में भी इसीलिए नजर आ रहा है जहां पर यह बात खड़ी हो गई कि अब वहां पर बीजेपी चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी। इसीलिए आखिर का सबसे बड़ा सवाल, दरअसल 2024 के चुनाव परिणाम में राज्य दर राज्य कुछ भी हो, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी की स्थिति इतनी नाजुक हो चली है, जो कि दिल्ली में बैठे मोदी शाह द्वारा जो राजनीतिक प्रयोग किया गया वह दांव कितना उल्टा है, या उस दांव ने ही कहीं जीत के रथ को महाराष्ट्र में धसा तो नहीं दिया है। यह स्थिति पहली बार उभर कर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।